क्या कह रहे हैं, अब नया शिगुफा है। आप अखिलेश यादव दरअसल तंज में ये बात कह रहे थे, अब मैंने उनका पूरा बयान सुना है और मैं भी वही देख रहा था। उन्होंने इस बात को तो कबूल किया कि बीजेपी प्रोफेशनल तरीके से लड़ती है, लेकिन एक नया आरोप मार्केट में आया है, वो ये कि बीजेपी डेटा ब्रीच करती है, डेटा चुराती है और उस एक एक डेटा पर, एक एक वोटर के डेटा पर काम करके इस चुनाव को लड़ती है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये प्रोफेशनल तरीके से लड़ रही है, जिसमें वो डेटा चोरी हो रही है, मतलब वो डेटा चोरी की बात कह रहे हैं। लेकिन उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ती है। तो वो उड़ीसा में है इस वक्त, उड़ीसा में उन्होंने ये बयान दिया। वहां जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो ये एक बात है कि वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि डेटा चोरी करती है। तो एक नई बात मार्केट में आई है, इसको भी आप इसके लिए भी तैयार रहें कि अब क्या इसी को लेकर के अब और जो बीजेपी की धुर विरोधी पार्टियां हैं, क्या अब यही बातें इसी लाइन पर चलेंगे क्या, और यही बातें अब बार बार दोहराई जाएंगी क्या? बिल्कुल। और जब अगर इस तरीके की आवाज उठने लगे तो आप निश्चित तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से विरोधी भी अब ये बातें कहने लगे हैं कि हाँ बीजेपी मेहनत कर रही है। तो अब आगे चर्चा करते हैं, यहां पर इस चर्चा को अखिलेश की चर्चा को विराम देते हुए अगर आगे बढ़े हम, तो फिर बात लौटते हैं ठाकरे और इन सब महाराष्ट्र के मुद्दों पर। संजय राउत से हिसाब लिया जाएगा कि नहीं, कितना घाटा करवाया है भाई साहब आपने 2019 से लेकर अभी तक? मुझे लगता है कि संजय राउत से अगर हिसाब लेना होता तो संजय राउत से हिसाब पहले ही लिया जाना चाहिए था। इतना वक्त क्यों किया गया, और अभी भी कोई बात ऐसी आ नहीं रही अकाउंटेबिलिटी वाली कि भाई अकाउंटेबिलिटी तय होगी भी या नहीं। देखिए, हमेशा कहा जाता है कि निंदक नियरे राखिए। मुझे लगता है कि ये उद्धव ठाकरे को बात अभी तक समझ में आई नहीं। उन्होंने ऐसे ही व्यक्ति को अपने आसपास रखा जो आपको मीठी मीठी बातें बताते रहे, आपको कड़वी सच्चाई से दूर करते रहे और आपको इधर उधर की बातों में उलझाए रखा। और नतीजा ये हुआ, मैं फिर वही कह रहा हूं कि सेल्फ गोल करने की स्थिति में अगर आपने संजय राउत को अपने साथ रखा है तो यानी कि आप दूसरे के गोल में बॉल नहीं डाल रहे हैं, आप गेंद अपने ही गोल में डाल रहे हैं। तो सेल्फ गोल की एक स्थिति संजय राउत अपने बयानों से भी पैदा करते रहे और इधर उधर की बातें पूरे चुनाव में, मुद्दे की कोई बात नहीं हुई। बीजेपी पर सवाल उठाना, मोदी पर सवाल उठाना, और उसमें सवाल उठाने तक तो ठीक है, लेकिन वो करते करते आप देश के खिलाफ आवाज उठाने लग जाएं, देश विरोधी बातें करने लग जाएं, लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करने लग जाएं। आप मुंबई की पॉलिटिक्स में या देश की राजनीति में नेपाल की बात करने लग जाए, जेंजी मूवमेंट की बात होने लग जाए, आप बात करने लग जाएं, आप ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने लग जाए, तो आप सेना के खिलाफ हो जा रहे हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बिल्कुल आप जेंजी की जब बात कर रहे हैं तो देखिए, उस वक्त भी जब नेपाल में इस तरीके से तख्ता पलट हुआ तब बिहार के चुनाव थे, लेकिन अपरिपक्व तरीके से तेजस्वी यादव और तमाम ऐसे आरजेडी नेताओं की तरफ से कहा गया कि नेपाल से ज़्यादा दूर नहीं है बिहार, यहाँ पर भी इसी तरीके से हो सकता है। राहुल गांधी उसी वक्त जेंजी की बात करने लगे। तो जनता समझती है कि भाई आप किस तरीके से अब सत्ता हासिल करना चाहते हो, और जिसको उन्होंने चुना है 3 बार, आप उस जनादेश का बार बार अपमान करते हैं। ये बात इतने बड़े बड़े दिग्गज, इतने लंबे वक्त तक इतनी विरासत संभालने वाले लोगों के बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई मूल भावना जो है आप उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। अब शांति से सब कुछ नहीं सहा जा रहा है। अब अगर आप राम मंदिर बनता है फिर आप उसका विरोध कर देते हो, उसके आप निमंत्रण में नहीं जाते हो, लेकिन आपको मजार जाना हो, मस्जिद जाना हो, आप चले जाते हो। तो ये तमाम मोहन जी सवाल हैं और इन सवालों का जवाब जनता ने अब ढूंढ निकाला है। और एक बड़ा मजेदार कमेंट आया है, सैलॉन नाम से, सैलॉन DRC कुछ नाम है इनका यूजर का। वो लिखते हैं कि कंगना रनौत का श्राप लगा है उद्धव ठाकरे को, एक महिला का अपमान किया और परेशान, सकते हैं बिल्कुल एक महिला का अपमान किया और परेशान किया, उसी का श्राप लगा। और ये बड़ा एक अलग तरह का संयोग इसको आप कह लें कि कंगना ने जो कहा शब्दशः वही हुआ है। उन्होंने कहा था कि जो है आपका घमंड टूटेगा, तो और कुछ वैसी ही बात जो है उसको लेकर के हो रही है। वैसी मेरा घर टूटा है कर तेरा घमंड टूटेगा, बयान
आज भी जहन में है जब उनके घर पर बीएमसी ने बुलडोजर चलवाया था। और आज सही मायने में श्राप लगा, क्योंकि चलिए विधानसभा लोकसभा में तो हारे, लेकिन बीएमसी हारे तो आज मतलब ये बीएमसी रिजल्ट के बाद मुंबई में सियासी हलचल इस वक्त तेज हो चुकी है। बड़ी खबर आ रही है, फडणवीस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से फोन पर बात की। बीएमसी की इस जीत का स्वाद अलग ही है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। बीएमसी रिजल्ट के बाद मुंबई में हलचल तेज है, मेयर बनाने को लेकर बातचीत हो रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से फोन पर बात हुई और ये स्वाद अलग है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। भुवन जी, ये स्वाद जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिक्र कर रहे हैं, उनके लिए तो निश्चित तौर पर ही अलग होगा, क्योंकि पहली बार उनका चेहरा होगा बीएमसी में, लेकिन ये स्वाद बहुत कड़वा होगा मातोश्री वालों के लिए। बिल्कुल कड़वा होगा। लगभग 3 दशक, 2.5 दशक से ज्यादा एक छत्र राज आपका उस कॉरपोरेशन में था, तो वो ताकत, उसका नशा इतनी जल्दी तो नहीं उतरेगा। हाँ, उसके जाने की टीस धीरे धीरे जो है वो कम होगी, एकदम तो नहीं होगी, इसको मैं कह सकता हूं। क्योंकि देखिए फिर वही बात कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में, चाहे आप दल के अंदर हो चाहे आप सत्ता के अंदर हो, आप जब उसको अपनी बपौती, अपनी जागीर मानने लगते हैं ना, तो आप एक मुगालते का शिकार होने लगते हैं, और वही मुगालता आपको ले डूबता है। तो मुझे लगता है कि यही हुआ। क्यों? इसके पीछे मैं एक बड़ा कारण बताना चाहूंगा। जब मैं ये कहता हूं कि ये मुगालता और गफलत में अगर आप हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि आप 2 भाइयों का जो प्रयोग 20 साल बाद एक साथ 2 भाइयों का जो प्रयोग आप करते हैं, इसमें कोई मुझे रणनीति समझ में नहीं आती। आप सिर्फ इस आधार पर 2 भाई आपस में आ जाते हैं कि भाई ठाकरे परिवार का ही एक छत्र राज रहा है, तो जनता इसी बात पर आकर के सिंपैथी में आपको वोट दे देगी। लेकिन ये दांव तो चला नहीं, फेल हो गया। तो जनता ने इस बात को तो खारिज कर दिया ना कि बीएमसी का मतलब ठाकरे परिवार नहीं। बीएमसी में अब बदलाव होगा, और बदलाव के लिए हमें विकल्प पे जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जो आप कह रहे थे कि ये जो है ऐसा आना स्वाभाविक भी है। 2.5 दशक बहुत लंबा समय होता है एक कॉरपोरेशन में आपका राज हो, लेकिन अब उसकी टीस हमें दिखाई देगी। और ये सिर्फ बयानों में नहीं दिखाई देगी, कुछ गतिविधियां अब आने वाले वक्त में बदलेंगी। उद्धव ठाकरे की बॉडी लैंग्वेज भी बदलेगी, जो उनका संगठन है, उनका दल है, उसके भी कुछ क्रियाकलापों में आपको अंतर नजर आएगा, मुझे लगता है बहुत जल्द। और जो कांग्रेस प्रो होकर के बातें हो रही थी, और जो बीजेपी अगेंस्ट में बातें हो रही थी, मोदी अगेंस्ट में बातें हो रही थी, वो कड़वापन अब कम होगा, मुझे ऐसा लगता है। और हमारे साथ जो हमारे सहयोगी पंकज जी थे, उन्होंने भी इसी तरह का कुछ अंदेशा जताया था कि वक्त के साथ, हालात के साथ, बहाव के साथ अपना रास्ता बदलेंगे उद्धव ठाकरे। इस बात पर हमें अभी हमारी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल। और उद्धव ठाकरे क्या रास्ता बदलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल अगले कुछ दिनों तक रहने वाला है। वो रास्ता जरूरी नहीं कि एनडीए की तरफ आता हो, वो रास्ता ऐसा हो सकता है कि मातोश्री अब पहले जैसा हो, मातोश्री अपनी भूमिकाएं खुद तय करे कि उसे आगे कहां बढ़ना है। ये सब तमाम सवाल है, लेकिन इस बीच दर्शकों के भी तमाम सवाल हैं, और बहुत लगातार दर्शक बने हुए हैं अभी। लगभग एक व्यक्ति कह रहे हैं आज तक मैं राजस्थानी, मतलब वो अपने आप को कह रहे हैं मैं राजस्थानी हूं, बाला साहब ठाकरे को नमन किया करता हूं, पर उनकी औलाद उन्हें भूल गई। ये देख रहे हैं कितना बड़ा संदेश जो है। ये संदेश भुवन जी बहुत पहले चला गया। आप 2019 पे अलग होना था, हो जाते, लेकिन कांग्रेस के साथ जैसे अपने समझौता किया, फिर वो बयान सबके जहन में आने लगे कि कांग्रेस क्या क्या शब्द कहते थे, मैं शब्द के नाम भी नहीं ले सकता, बाला साहब ठाकरे जो जिन शब्दों का प्रयोग करते थे, और उसके पास तो कभी नहीं जाऊंगा। आपने कुर्सी के लिए उन्हीं के साथ समझौता कर लिया, तब फिर तो जवाब देना था आपको। जनता ने जवाब मांगा, आपने तमाम उटपटांग बयान दिए। बीच में तो हिंदुत्व और राम मंदिर तमाम लोग चीजों को लेकर बातें शुरू हो गई थी। तो ऐसे में जनता ने समझने की कोशिश की कि भाई आप सत्ता के लिए, जो बाला साहब ठाकरे सत्ता को छूना नहीं चाहते थे, वो कहते थे कभी नहीं लड़ूंगा चुनाव, और जिस दिन शिवसैनिक कहेगा लड़ने के लिए उस दिन शटर डाउन कर दूंगा शिवसेना का, वो कांग्रेस के साथ जाकर सीएम की कुर्सी हासिल कर ले, तो फिर शिवसैनिकों में भी वो विद्रोह था। वो विद्रोह एकनाथ शिंदे के साथ दिखा, किस तरीके से पार्टी टूटी। तो ये तमाम सवालों के जवाब उद्धव ठाकरे मुझे लग रहा है खोज नहीं पाए। आज अब सब कुछ जब लुट गया, लोकसभा, विधानसभा, नगर पंचायत, और अब बीएमसी भी, तब मुझे लग रहा है कि अब पूरी तरीके से फ्री होंगे उद्धव ठाकरे। उनको बैठकर सोचना होगा बेटे के साथ, राज ठाकरे को भी सोचना होगा कि मराठी मानुस करके, बिहारियों को मार करके, भैया जी हैं ये लोग, इनको मार करके, लुंगी उठाओ पुंगी उठाओ, ये सब करके चुनाव नहीं जीते जाते। तो वो भूमिकाएं अब तय करनी होगी, क्या कुछ करना है। अब बात अगर भुवन जी जी कुछ कह रहे थे आप। मैं आपकी बात पे आ रहा था। आपने जिक्र किया
बाला साहब ठाकरे का, और हम लगातार उनकी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मातोश्री की बात हो रही है, ठाकरे विरासत की बात हो रही है, लेकिन हमें 1996 में दिवंगत हो चुके श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वो बयान भी याद करना चाहिए, जिसमें ऐसी ही परिस्थितियों के लिए उन्होंने कहा था कि पार्टी तोड़कर सत्ता पाने के लिए अगर मुझे नया गठबंधन करना पड़े तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से छूना पसंद नहीं करूंगा, चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। तो आप इस बयान, देखिए वही मैं कह रहा हूं कि आप नहीं सबक ले रहे हैं, आप नहीं सीख ले रहे हैं, आप उनको आइडल मानते हैं लेकिन उनकी बातों पर गौर नहीं कर रहे हैं। आप आदर्शों की राजनीति को आपने हाशिए पर धकेल दिया है। आप और सिर्फ सत्ता की लोलुपता में आपका अस्तित्व बचा रहे, आपकी पीढ़ी का अस्तित्व बचा रहे, आपकी विरासत आगे बढ़ती रहे, आपके बेटों आपके बच्चों में वो विरासत आगे बढ़ती रहे, आपका सिर्फ ध्येय यही रह गया था क्या? तो ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, ये वहां के जनमानस पूछ रहे हैं, और इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है इस बार लोगों ने वोट भी किया है। सिर्फ बीजेपी के विकास पे ही बात नहीं हुई होगी, बात इनके खिलाफ भी गई होगी, बात इनकी एक्टिविटीज पर भी गई होगी, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि आप गैर मराठियों के साथ जो आपने सलूक किया, आप जिस तरीके से डराने धमकाने की राजनीति पर उतर आए, उसने ना सिर्फ गैर मराठी वोटर्स को में नाराजगी पैदा की, बल्कि जो मराठी कोर वोटर है, जब हम शहरी निकाय की बात कर रहे हैं, वहां पे जो मराठी लोग रहते हैं, रोहित इतना तो आप भी लोगों से मिले हुए हैं, आप जानते हैं उनकी बुद्धिमत्ता से आप परिचित हैं, उनके विवेक से आप परिचित हैं। वो भले ही डीएनए से अपने मूल से मराठी हो, लेकिन रहते तो इसी युग में है, इसी संसार में, इसी समाज में। तो समझ रहे हैं कि क्या गुंडागर्दी क्या है और सबको साथ लेकर चलने की नीति किसकी है। तो मुझे लगता है कि उसके खिलाफ मराठी भी इनके खिलाफ गया है, मराठी वोटर। बिल्कुल भुवन जी, और अब वो दौर नहीं रहा। अब हर चीजें आपके फोन में कैद हो रही हैं, वायरल हो रही हैं। वो दौर नहीं रहा कि आप उस तरीके से गुंडाई कर लेंगे, उस तरीके से दादागिरी कर लेंगे। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है, और इस दौर में आपको उस तरीके से चलना होगा। अब मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं अगर जाऊंगा तो अगर मुझे जरूरत पड़ी तब मैं सीख लूंगा। लेकिन अगर भाईचारे से कि आप हमारी भाषा सीख रहे हैं, हम आपकी भाषा सीख रहे हैं, या आप हमारे यहाँ के आके अपनी भाषा में काम कर रहे हैं, मैं आपके यहाँ जाकर अपनी भाषा में काम कर रहा हूँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? अब आप भुवन जी, आपके घर में जो रहेगा, मैं अगर आऊंगा तो आप वही खिलाओगे ना। मैं थोड़ी कहूंगा नहीं मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है। आपके पास जो होगा आप वही खिलाओगे। बिल्कुल। तो हमारा मन होगा तो हम खाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आप जबरदस्ती करने लगो कि यही खाओ यही खाओ यही खाओ। अब मुझे ब्रेड से एलर्जी है, कोई भी कितना जबरदस्ती नहीं खाना है। तो मुझे लगता है कि मिल बांट कर चलिए। भाषाई जो विवाद उत्पन्न करने की ठाकरे और उधर स्टालिन की है, उस विवाद को समझने लगी जनता। मुझे लग रहा है स्टालिन को भी सचेत हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं वही बोलने वाला था कि जो भाषाई विवाद है इस देश में, ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है। आप दक्षिण में चले जाइए, आपने स्टालिन का जिक्र किया, हम बेंगलुरु से और तमाम जगहों से हम ऐसी वायरल वीडियोस देखते हैं जहां पर सड़कों पर इस तरह के विवाद हो जाते हैं। विवाद कोई बड़े नेताओं के बीच में थोड़ी ना होता है, कोई प्रतिष्ठित लोगों के बीच में थोड़ी ना होता है, यह आम जनमानस है जिनके बीच में विवाद कराया जाता है। लेकिन किसी एक नेता के बयान से, किसी एक पार्टी के एजेंडे से यह विवाद शुरू होता है और लोगों में ये मैसेज चला जाता है, फिर लोग उस अराजकता का शिकार हो जाते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये आग कहीं भी लगी हो, उसकी तपिश तो दूर तक जाएगी, और इससे पहले ही सचेत हो जाना बहुत जरूरी है। तो भाषाई विवाद को हवा ना देते हुए कैसे सबका साथ और सबके विकास की बात हो सकती हो, इस तरफ कोशिश होनी चाहिए थी। और इसी बात को शायद देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा भी है, कुछ इसी तरफ उन्होंने बात इशारा किया है। बिल्कुल। अब अगर बात मोदी और शाह की ना हो तो फिर ये बहुत जाती हो जाएगी, मुझे लग रहा है। आपको लगता है कि उनका फैक्टर भी काम रहा? क्योंकि अखिलेश यादव के बयान ने तो ये बताया कि भाई स्ट्रेटजी अगर इतनी बड़ी बनी है तो फिर इसमें अमित शाह का रोल तो रहा ही होगा, और प्रधानमंत्री के पास तो रिपोर्ट पहुंचती है इन चीज़ों की। तो आपको लगता है कि बीएमसी चुनाव में भी उनका इन्वॉल्वमेंट रहा होगा? देखिए, अमित शाह को तो हम बार बार इसी तरीके से, हम क्या सभी लोग कहते हैं कि ये चाणक्य हैं, और जितनी भी प्लानिंग है उसके एग्जीक्यूशन तक, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक खुद अमित शाह उसको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और खुद ये वो कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी के लिए कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं है, हर चुनाव को एक तरीके से, एक नजरिए से ही डील किया जाता है। और उस चुनाव
एक चुनाव खत्म होता नहीं दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। ये बात खुले मंच से कई बार कही गई। तो मैं जो आप कह रहे हैं ना, जो दो किरदार हैं, दो भूमिकाएं, उनको कभी भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हर चुनाव में उनकी मौजूदगी है। और अमित शाह तो एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं ही, रणनीतिकार हैं ही। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और जिनकी नीतियां, जिनके नाम से जो कई योजनाएं चल रही हैं महाराष्ट्र के अंदर भी, मुंबई के अंदर भी, उसको भी तो आप चुनाव में ले गए थे, उनके नाम पर भी तो आपने वोट मांगे हैं। तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं, उनकी योजनाओं के नाम पर जो वोट मांगे गए, उस पर जो लोगों ने वोट दिया, वो भरोसा है। तो इसलिए इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे बात लोकसभा की हो, विधानसभा की हो, या निगम के चुनाव की। अब ये अगर निगम की चुनाव हो और इन सब बातों की हो, तो मुझे लग रहा है कि अब आने वाले राज्यों के भी चुनावों में बीजेपी की जो विरोधी पार्टियां हैं उन सबको सचेत हो जाना चाहिए। एक तमिलनाडु ही नहीं, बाकी जगहों पर, बंगाल की बात हो, 27 में यूपी की बात हो। बिल्कुल रोहित, आप देखिए अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं। आपने साउथ की बात करी, जहां कांग्रेस दम भरती थी कि भाई हमारा यहां तो किला कोई ढहा ही नहीं सकता, वहां पर कैसे धीरे 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 करके बीजेपी अपना विस्तार कर रही है। आप देखिए, और हम इस पर शायद एक बार पहले चर्चा कर चुके हैं कि आरएसएस की इन्वॉल्वमेंट, आरएसएस की भूमिका चुनाव में क्या रहती है। बीजेपी चुनाव में भले ही बाद में उतरे, लेकिन आरएसएस कंसिस्टेंटली उस काम में अपना लगी रहती है, और वो कोई राजनीतिक एजेंडे से नहीं लगी रहती, वो जनता के संपर्क से लगी रहती, जनसंपर्क बनाने में लगी रहती। उसका फायदा बीजेपी को होता है। तो मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे थे ना कि धुर विरोधियों को सावधान हो जाना चाहिए, तो अब तो इसमें कोई दो राय रही ही नहीं है। धुर विरोधी खुद मान रहे हैं कि प्रोफेशनल तरीके से भाई चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो सावधान हो चुके हैं। अब वो एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं कि अब क्या बहाना बनाया जाए, क्योंकि जनता तो अपना मैंडेट दे चुकी है। अब आपको एक्सक्यूज बनाना है कि भाई जनता ने ऐसा मैंडेट दिया तो क्यों दिया। अब आप उसको अलग अलग तरीके से उसका आकलन कर सकते हैं, लेकिन धुर विरोधियों को इसलिए सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जैसी तैयारी। अमित शाह का बयान है, एक बार भुवन जी ये बयान क्या है पढ़कर बता दीजिएगा। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की प्रचंड जीत ये बताती है कि देश के कोने कोने की जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की विकास नीति पर है। यह ऐतिहासिक सफलता महायुति सरकार द्वारा प्रदेश में किए गए विकास और जन कल्याण के कार्यों पर जनता की मुहर है। इस अपार समर्थन के लिए महाराष्ट्र की जनता का हृदयपूर्वक आभार। मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रवि दादा चौहान और बीजेपी शिवसेना के सभी कार्यकर्ताओं को इस जीत की हार्दिक बधाई। अमित शाह केंद्रीय मंत्री, उनका ट्वीट है, हम आपको उनका ये एक्स पे दिया गया बयान बता रहे हैं। और अभी हम इन्हीं की बात कर रहे थे रोहित, और बिल्कुल वो उन्होंने अभी बताया, अपनी तरफ से मैसेज दिया। हाँ बिल्कुल। और